कहां तक पढ़ा था कल अपन ने? अब आवाज नहीं बिल्कुल ही। अवयव पढ़ लिए थे। लास्ट एक अपना अवयव रहा था सुरक्षा युक्तियां, यही रहा था ना। बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट पावर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सबसे इंपॉर्टेंट एक तो अपना लेआउट है। लेआउट के बाद यहां पर अगर देखें ना तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से मिलेंगे आपको। तो क्या पढ़ेंगे अपन? सुरक्षा युक्तियां। कौन कौन सी सुरक्षा युक्तियां अपन काम में लेते हैं। तो हेडिंग डाल दो यहां पर, और इसको अपन सबसे पहले यहां से एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन भी पूछते हैं बेसिक पहले तो सबसे पहले अपन लिख देते हैं सुरक्षा युक्तियां। कौन कौन सी होती है तो ये अपन बाद में लिखेंगे। पहले अपन इसमें पावर सिस्टम में अगर डेफिनेशन कहें, ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में एक बार पूछा गया भी था कि सुरक्षा युक्तियां कार्य कब करती है। तो कोई बता सकता है सुरक्षा युक्तियां हमेशा कार्य कब करती है? वेरी गुड, जब भी कोई सिस्टम में दोष आता है। दोष आता, दोष का मतलब समझ गए? फॉल्ट। फॉल्ट आता है तो ही कार्य करती है, और जब तक फॉल्ट नहीं आता है तो सुरक्षा युक्तियां कोई कार्य नहीं करती है। अब बात करते हैं सुरक्षा युक्तियों का कार्य क्या होता है? हैं? परिपथ को तोड़कर, दोषित धारा को रोककर उपकरणों की सुरक्षा प्रदान करना। ये मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अगर तीनों ऑप्शन एक साथ मिल जाए तो सबसे पहला काम है परिपथ को तोड़ेगा। और परिपथ टूटा तो कैसा बन गया? खुला, और खुला बन गया धारा क्या होगी अपने आप? जीरो। और धारा जीरो होगी तो उपकरण अपने आप क्या हो गई? तो कभी भी डायरेक्ट ये मत कहना कि उपकरणों की सुरक्षा प्रदान करता है। क्या ऐसा है नहीं कि फॉल्ट आते ही सर्किट ब्रेकर उपकरण को लेकर भाग जाएगा? तो क्या करेगा? परिपथ को तोड़ना, क्योंकि परिपथ को तोड़ दिया तो धारा अपने आप क्या हो गई? शून्य। हाँ सभी को नमस्ते, अब इधर आ जाओ यहाँ पर। तो यहां पर अपन पहले 2 पॉइंट लिख देते हैं जो अपन के एग्जाम में पूछते हैं। क्या है 2 पॉइंट? पहला, कार्य कब करती है? जब परिपथ में, परिपथ का मतलब समझ गए ना? जब परिपथ में कोई दोष, दोष का मतलब होता है फॉल्ट। इसका ध्यान रखना, कभी भी नॉर्मल कंडीशन में सुरक्षा युक्तियां कार्य नहीं करती है। जब परिपथ में कोई दोष या फॉल्ट आता है तो सुरक्षा युक्तियां कार्य करती है। सुरक्षा युक्तियां कार्य करती है। तो बात करते हैं इनका कार्य क्या होता है। तो दूसरा पॉइंट, इनका कार्य क्या होता है? तो कोई बता सकता है इनका कार्य क्या होता है? वेरी गुड, परिपथ को तोड़ना। तो बात करूं यदि मैं इनके कार्य की, तो कार्य होता है परिपथ को तोड़कर, तोड़ने का मतलब क्या होता है? खोलना। परिपथ को तोड़कर दोषित धारा को रोकना, या दोषित धारा, दोषित का मतलब क्या है? फॉल्ट धारा। दोषित धारा को रोककर उपकरणों की सुरक्षा प्रदान करना। अब उपकरण कौन से होते हैं? विद्युत उपकरणों के। रोककर विद्युत उपकरणों की सुरक्षा प्रदान करना। विद्युत उपकरणों की सुरक्षा प्रदान करना। ये 2 बेसिक पॉइंट होते हैं, ध्यान रख लेना। कार्य क्या होता है और ऑपरेट कब होती है। अब बात करते हैं सुरक्षा युक्तियां कितने प्रकार की होती है।
तो यहां पर बात करते हैं प्रकार। प्रकार तो मेरे ख्याल से सबको पता भी होगा, क्योंकि काफी सुरक्षा युक्त अपन डायरेक्ट देखते हैं। तो बात करते हैं इसके प्रकार की। तो ये टॉपिक अपने आप में काफी बड़ा भी है। कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो एक तो होता है अपना फ्यूज। अपन के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट भी फ्यूज है। फ्यूज के बाद दूसरा होता अपना कौन सा? एमसीबी। तीसरा होता अपना आइसोलेटर। आइसोलेटर। चौथा होता अपना तड़ित निरोधक। तड़ित निरोधक जिसे कहते हैं अपन लाइटनिंग अरेस्टर। नेक्स्ट अगला होता अपना कौन सा? परिपथ वियोजक, जिसे क्या कहते हैं अपन? सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट होता है अपना कौन सा? रिले। रिले अपन के एग्जाम में जनरली आती है तो एक ही आती है, बार बार वही रिपीट होता है। बाकी रिले अपन के एग्जाम में कम पूछते हैं। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं, अब जल्दी से इसको एक बार नोट कर लो, फिर अपन एक एक करके स्टार्ट करते हैं। याद रखना इसकी परिभाषा एग्जाम में पूछ रखी है। कब कार्य करती है तो अपन तो ध्यान ही नहीं रखते हैं कब कार्य करती है। अब एक क्वेश्चन और आता है, परिपथ में सामान्यतः परिपथ को खोलने तथा बंद करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हैं? प्लग का। ध्यान रखना, ये कभी मत कर देना, इनका कभी भी उपयोग नहीं करते। ये तो केवल फॉल्ट आने पर ही कार्य करती है। सामान्यतः परिपथ को जब भी खोलना तथा बंद करना, मतलब क्या था? स्टार्ट करना मतलब बंद करना, और बंद करना, फैन को बंद करना मतलब परिपथ को खोलना। तो अपन क्या काम में लेते हैं? प्लग। कौन है ये? आगे बढ़े, आ जाओ। पहली हेडिंग डाल। अब ये मत लिखना, ये फालतू पेज भरोगे। मैंने क्या, पेज जितने कम रखोगे उतने फायदा रहेगा, क्योंकि ये तो मैं वापस लिखूंगा। आपका काम है दो लिखने का, फिर आप तो हेडिंग डालो सुरक्षा युक्तियों के प्रकार, क्योंकि ये सारे के सर वापस लिखा रहा हूं ना एक एक करके। दो तीन लाइनें भरोगे, जो चीज काम की नहीं होती उसको मत भरो पेज। हाँ लिख दिया तो कोई बात नहीं, जो समझता नहीं है वो लिखेगा, सारे थोड़ी सिलेक्शन होगा है। हाँ हाँ, जो लिख दिया लिखो भले ही। जो चीज जो काम की नहीं है वापस लिख रहे हैं उसको लिखने से पेज। ये तो इसी कारण बताया आपको, पूछ ले निम्न में से कौन सी नहीं होती है, तो ऐसा क्वेश्चन आजकल कोई नहीं पूछता है। अब हेडिंग डाल दो यहां पर स्टार करके, बहुत इंपॉर्टेंट है अपन के एग्जाम में। फ्यूज। जहां तक संभावना है अपन के क्वेश्चन यहीं से मिलेगा फ्यूज। पहला पॉइंट, जितनी भी अपन ने सुरक्षा युक्तियां लिखी है ना, यहां पर क्वेश्चन आता है एक तुलना वाला क्वेश्चन कि सबसे सस्ती सुरक्षा युक्ति कौन सी होती है? फ्यूज होती है। क्योंकि आपको खरीदना है तो कहीं मार्केट नहीं जाना है, एक वायर थी ढूंढना है। तो क्या कहेंगे? पहला पॉइंट, सबसे सस्ती सुरक्षा युक्ति। सबसे सस्ती सुरक्षा युक्ति। सबसे सस्ती सुरक्षा युक्ति होती है कौन सी? फ्यूज। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, अब फ्यूज को अपन परिपथ में लगाते हैं। एग्जाम में पूछते हैं फ्यूज को परिपथ में कहां पे लगाते हैं? फेज वायर के श्रेणी क्रम में। कभी भी न्यूट्रल के मत कह देना, कहां पे लगाते हैं? फेज वायर। तो क्या कहेंगे? इसे इसे परिपथ में फेज वायर इसे परिपथ में फेज वायर
या फेज वायर को अपन क्या कहते हैं, लाइव। लाइव का मतलब क्या हुआ, जीवित तार। फेज वायर के श्रेणी क्रम में, ये वापस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रख लेना। श्रेणी क्रम का मतलब सीरीज, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, बात करते हैं फ्यूज की रेटिंग किस में होती है, एम्पियर में। एम्पियर में होती है। तीनों पॉइंट सबको पता है, जितनी भी सुरक्षा युक्तियां होगी। अब बात करते हैं ये किससे सुरक्षा प्रदान करती है। तो देखो, हाई करंट किसके कारण उत्पन्न हो सकती है, या तो शॉर्ट सर्किट के कारण या फिर ओवरलोड। ओवरलोड का मतलब समझे, अगर कैपेसिटी से ज्यादा आपने लोड लगा दिया मोटर के ऊपर तो मोटर क्या लेगी, ज्यादा धारा लेगी। तो ये दो से सुरक्षा प्रदान करता है, किसे, यह शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट को हिंदी में क्या कहते हैं अपन, लघु परिपथ। यह लघु परिपथ तथा ओवरलोड का मतलब होता है अति भार। ओवरलोड से उपकरणों की, ओवरलोड से उपकरणों की सुरक्षा प्रदान करती है। जबकि आगे जब अपन पढ़ेंगे ना रिले, तो रिले में अलग अलग केस होंगे, यहां पर कोई केस नहीं होगा। इसका काम है सिंपली परिपथ को तोड़ना, और परिपथ को दो स्थिति में तोड़ेगा। कब कब, या तो कोई शॉर्ट सर्किट हो गया है या कोई बहुत ज्यादा लोड बढ़ गया है, जिसके कारण ये क्या करेगा, परिपथ को तोड़ देगा। कभी कभी देखा भी होगा अपन, देखो मैं और लोड का सिंपल बताऊं कंसेप्ट। कभी कभी आपने देखो, मान लो मैंने लगा दिया एसी और बीच में लगा दी कम कैपेसिटी की एमसीबी लगा दिए, तो आपने देखा नहीं, जैसे एसी स्टार्ट करता हो तो क्या होती है, एमसीबी ट्रिप हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोड है, उसकी क्षमता से ज्यादा। ये होता ओवरलोड का मतलब। और शॉर्ट सर्किट का मतलब तो सब जानते हैं। फ्यूज की नॉर्मल रेटिंग कितनी होती है, फ्यूज की कोई रेटिंग नहीं होती है, सामान्यतः वितरण प्रणाली में प्रयोग में लेते हैं। एमसीबी की रेटिंग होती है। हो गया। नेक्स्ट, अब बात करते हैं फ्यूज में, क्योंकि फ्यूज में होता है क्या, पदार्थ होता है, वो मेल्ट होगा मतलब सब कुछ काम खत्म। अगला लिखो, आपको लगातार ही लिखना है, फ्यूज पदार्थ। ये आया है आपके सामने सबसे कंफ्यूज करने वाला भी पॉइंट, फ्यूज पदार्थ। अब यहां पर दो क्वेश्चन पूछूंगा आपको, जो आप कंफ्यूज भी होते हो कि सबसे बेस्ट फ्यूज पदार्थ कौन सा होता है। क्या पूछा मैंने क्वेश्चन, ध्यान रखना, मैंने पूछा है सबसे बेस्ट फ्यूज पदार्थ। बेस्ट का मतलब क्या होता है, जो वास्तव में किसी उपकरण को जलने भी नहीं देगा। सबसे बेस्ट फ्यूज पदार्थ कौन सा होता है, किसी को पता है। सर फ्यूज की नॉर्मल रेटिंग है सिल्वर। कौन सा होता है, क्योंकि सिल्वर का प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। सबसे बेस्ट कौन सा होता है, लेकिन इसका प्रयोग सामान्यतः कम करते हैं, क्योंकि क्या होता है, महंगा। अब बात करते हैं, अपने को पूछे सामान्यतः कौन से का प्रयोग करते हैं, यहां पर बेस्ट कहे तो ही यहां पर जाना है आपको। सामान्यतः फ्यूज पदार्थ। अब एक बार लिखना बंद करो, यहां पर देखोगे केवल सामान्यतः जब भी फ्यूज पदार्थ के रूप में कहे, देखो आप कॉपर भी लगाते हो, एल्यूमिनियम भी लगाते हो, लेकिन वो तो मजबूरी में लगाते हो, लेकिन इसी कारण अपनी मोटरें भी बहुत बार जलती है, देखा भी होगा। तो फ्यूज के रूप में कभी भी कॉपर और एल्यूमिनियम का प्रयोग नहीं करते हैं।
क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कॉपर का खुद का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। पता हो तो मैं अभी लिखाऊंगा लास्ट में एक नोट के अंदर सारे पदार्थों के मेल्टिंग पॉइंट। इसी कारण कभी भी कॉपर का प्रयोग वास्तव में तो नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपन को पता है मोटरों में वाइंडिंग कौन सी होती है? कॉपर। और फ्यूज पदार्थ ही आपने कॉपर लगा दिया तो दोनों क्या होंगे? साथ में मेल्ट होंगे। तब तक तो अपनी मोटर फॉल्ट हो जाएगी, फिर वो टूटेगा तो भी क्या काम का। इस कारण कभी भी नहीं करते हैं। सामान्यतः लेते किसका प्रयोग है? टिन प्लस लेड। टिन प्लस लेड का प्रयोग करते हैं। अब देखो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप लेड की मात्रा ज्यादा रखोगे तो उसका गलनांक बिंदु और बढ़ता जाएगा, मतलब फ्यूज पदार्थ और कठोर होता जाएगा। तो इसको मुलायम रखने के लिए ज्यादातर मात्रा किसकी रखते हैं? टिन की। कितनी रखते हैं? 63% टिन होता है और 37% क्या होता है? ये दोनों बातें याद रखना। यहां से 3 क्वेश्चन बन गए हैं। सबसे बेस्ट पदार्थ सिल्वर। सामान्यतः किसका प्रयोग करते हैं? टिन प्लस लेड का। कितनी कितनी मात्रा होती है? 63 प्लस 37। याद हो गया। अब बात करते हैं फ्यूज पदार्थ का गुण क्या होता है। क्या गुण होता है, कोई बता सकते हैं? अब देखो मैं आपको यहां पर एक कंफ्यूज होते हो आप हमेशा। हाँ, गलनांक बिंदु तो निम्न होता है। देखो मैं आपको प्रूव करके बताता हूं। अपन हमेशा जब भी तुलना करते हैं तो तुलना किसके साथ करते हैं? अपन के देखो जब घर में कोई जॉब लग जाता है ना तो हमेशा क्या होता है? दूसरे के ऊपर प्रेशर पड़ने लग जाता है। या पड़ोस में कोई जॉब लग जाता है ना तो अपने को क्या होता है? कंपैरिजन होने लग जाती है। लेकिन अगर कोई दूर रिश्ते में कोई जॉब लगा है तो कोई लेना देना नहीं। इसी प्रकार यहां पर भी देखो, मैं कहूं यहां पर देखो, ये है अपना फ्यूज पदार्थ जिसमें फ्यूज को रखा जाता है। अभी मैं सिंबल बनाऊंगा। किसका बना होता है? ये होता है जो मैंने बनाया है, इसे अपन कहते हैं फ्यूज का आधार। ये क्या है अपना? फ्यूज आधार, जिसमें फ्यूज को रखा जाता है। किसका बना होता है? पोर्सलिन का। तो पहली बात तो कंप्लीट हो गई। फ्यूज आधार किसका बना होता है? पोर्सलिन का। अब यहां पर देखो, अपन को पता है जो ये वायर आते हैं, ये अपन ट्रांसमिशन आ रही है, ये ट्रांसमिशन लाइन ये आ रही है। और ट्रांसमिशन लाइन किसकी बनी होती है? एल्यूमिनियम की। तो देखो यहां पर ये वायर कौन सा है? एल्यूमिनियम का। ये गया एल्यूमिनियम का वायर, दिख गया सबको? नेक्स्ट, अब अपन यहां पर जो दूसरा पदार्थ लगाते हैं, ये लगा दिया मैंने दूसरा पदार्थ यहां पर, ये लगा दिया। और सबको पता है ये वाला वायर तो कौन सा है? ये वाला वायर एल्यूमिनियम का है। और ये वाला जो वायर है ये कौन सा है? वेरी गुड, एक तो है टिन प्लस इसमें क्या है? वेरी गुड, टिन प्लस शीशे की मात्रा है। अब अपन एक एक करके बात करते हैं कल्पना दोनों की। यहां से एक तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। यदि बात करूं इन दोनों में प्रतिरोधकता या प्रतिरोध किसका ज्यादा होना जरूरी है? तो देखो, अगर मैं यहां पर बात करूं मैं एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता तो कितनी होती है? सबको पता होगा मेरे ख्याल से। वेरी गुड, 2.65 इंटू 10 की घात माइनस 8 ओम मीटर क्या होती है? प्रतिरोधकता का मात्रक याद रखना क्या होता है? ओम मीटर। अगर बात करूं मैं एल्यूमिनियम के गलनांक बिंदु की तो गलनांक बिंदु कितना होता है? वेरी गुड, 660.8 लिखो तो, नहीं तो आपको अपने आप मिल जाएगा। कितना होता है? ये तो अपने किसकी बात हुई? एल्यूमिनियम की। अब बात करता हूं इन दोनों की। यदि मैं इसकी बात करूं लेड की, तो लेड का जो मेरा गलनांक बिंदु होता है कितना होता है? कोई बता सकता है? 327 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि टिन की बात करूं तो टिन का गलनांक बिंदु कितना होता है? 231। अब आप देखो फ्यूज पदार्थ का गलनांक बिंदु कम है या एल्यूमिनियम का? तुलना करो आपस में दोनों की। एल्यूमिनियम का गलनांक बिंदु अधिक है, इसका कम है। इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी ये होती है फ्यूज का गलनांक बिंदु हमेशा क्या होना जरूरी है? कम। प्रूव हो गया। अब बात करते हैं दूसरी अपन प्रतिरोधकता की। प्रतिरोधकता का मतलब भी प्रतिरोध होता है। यदि मैं टिन की प्रतिरोधकता की बात करूं तो कितनी होती है? 1. इसकी अगर प्रतिरोधकता की बात करूं
तो इसकी जो मेरी प्रतिरोधकता होती है 1.09 इंटू 10 की घात माइनस 7 ओम मीटर। देखो किसकी ज्यादा है, इसकी है 10 की घात माइनस 8, इसकी है 10 की घात माइनस 7, मतलब 10 गुना ये ज्यादा है या नहीं है? इसका मतलब इसकी तो ज्यादा है। अब देखते हैं, बात करते हैं इसकी। यदि मैं इसकी बात करूं तो इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो होती है अपनी कितनी, 22 इंटू 10 की घात माइनस 8 ओम मीटर। तो देखो वापस तुलना करो, किसकी ज्यादा है, ज्यादा है। इसका मतलब फ्यूज पदार्थ का क्या गुण होता है। अब आपको ये एक भी बात याद नहीं रखनी है, आपको याद क्या रखनी है, अब कभी भी गलती मत करना, हर बुक में आपको अलग अलग मिलता है। फ्यूज पदार्थ का गुण क्या होता है, तो इसका गुण होता है अधिक प्रतिरोधकता। प्रतिरोध क्या होता है इसका, अधिक। और गलनांक बिंदु क्या होता है, वह निम्न गलनांक बिंदु। वास्तव में तो ये होता है। कभी कभार आप बहुत सारी बुकों में देखोगे तो दोनों आपको क्या लिखे हुए मिलते हैं, निम्न। क्यों होते हैं, अब देखो आप ही, ये आपके सामने प्रूफ पड़ा है। गलनांक बिंदु किसका ज्यादा होता है, एल्यूमिनियम का, तो मैंने लिख दिया कम होता है। प्रतिरोधकता किसकी ज्यादा होती है, फ्यूज की, तो मैंने लिख दिया प्रतिरोधकता अधिक होती है और गलनांक बिंदु क्या होता है, कम होता है। और वैसे कहूं, आप कहोगे एग्जामिनर क्यों मानता है, तो अपन जानते हैं हर धातु के प्रतिरोधकता अपने आप में क्या होती है, कम ही होती है। देखो ना 10 की घात माइनस 8 है, मतलब पॉइंटों में जाएगी, कोई मतलब नहीं है। लेकिन वास्तव में सही आंसर क्या होगा उस समय, ये सही होगा। वापस देखो एक बार तीनों पॉइंट। पहला, सबसे बेस्ट फ्यूज पदार्थ कौन सा होता है, सामान्यतः अपन किसका प्रयोग करते हैं, टिन प्लस लेड का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं फ्यूज पदार्थ का गुण क्या होता है, तो प्रतिरोधकता अधिक व गलनांक बिंदु कम होता है। प्रतिरोधकता याद रखनी है क्या है, मत रखो याद आपकी। प्रतिरोधक देखो ये तो जो है, जो डेटा फिक्स है उसको याद रखना पड़ेगा, नोट कर लो इसको। अब मैं यहां पर एक नोट लिखाऊंगा, ये नोट आपको टेबल हमेशा याद रखनी है कि विद्युत में अपन कौन कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं और कहां पर करते हैं, और अगर उसका कोई गलनांक बिंदु है तो वो भी याद रखोगे। ये अपने वैसे अपन बेसिक में पढ़ते हैं, लेकिन मैं हमेशा यहां पर लिखाता हूं क्योंकि आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। सर बल्ब फिलामेंट का गन भी बता, सबका बता रहा हूं तभी मैंने कहा, कौन है, कार्तिक। मैं सबका बता रहा हूं तभी मैं नोट लिखाऊंगा। ये नोट अपने जितने विद्युत में जो जो पदार्थ अपन काम में लेते हैं सबकी बात करूंगा मैं। और ये तीनों बातें मेरे ख्याल से आपको याद भी होगी क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सबसे बेस्ट सिल्वर होता है, टिन प्लस लेड का फ्यूज बनाते हैं। टिन की मात्रा 63 होती है, लेड की मात्रा 37 होती है, और गुण होता है अधिक प्रतिरोधकता और निम्न गलनांक बिंदु। याद रखना है प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। अब यहां पर प्रतिरोधकता क्या होती है, प्रतिरोधकता क्या होती है, पदार्थ का गुण। पदार्थ का गुण जो उसमें से बहने वाली धारा का कितना विरोध करती है, यही गुण कहलाती है उसकी प्रतिरोधकता। हो गया सबके। अब आ जाओ यहां पर एक लिखो नोट। कौन है, कल तो एक गायब हुआ और आज हो जाएगा, गलती से पहले कह रहा हूं, भुगतोगे भुगतेगा एक और बोल सब। हाँ डाउट हो तो फुल पूछो आप।
हाँ हाँ, बोलो बोलो, हाँ सही है। दोनों मिलाकर, हाँ तो ठीक है, लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं आता है, कभी नहीं आता है। ये केवल अपन के मन के भ्रम होता है कि ऐसा आएगा भी नहीं। आप पहले की, तभी तो मैं कह रहा क्वेश्चन लगाओ आप, कभी भी 100% आज तक आप कितने भी क्वेश्चन देखो, हमेशा ऑप्शन में यही मिलेगा, या अगर ये नहीं है तो यही होगा सही। ये भी दोनों एक साथ नहीं मिलते, समझदार ने ध्यान रख लेना। हो गया। अब आ जाओ अपन एक नोट लिखते हैं, उस नोट के द्वारा अपन जितने भी बेसिक है सारे के सारे पॉइंट क्लियर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। क्या लिखूंगा यहां पर मैं, जो मेरे को जरूरत होगी वो लिख दूंगा, नहीं होगी उसको यहां पर खाली छोड़ दूंगा। पदार्थ, कौन कौन से पदार्थ होते हैं, अगर जरूरत पड़े कि उसका गलनांक बिंदु कितना है तब तो लिखना, अगर गलनांक बिंदु की जरूरत नहीं पड़ी तो लिखना मत। पदार्थ वह, साथ में लिख दो उसकी प्रतिरोधकता, ये एक साथ में ही लिख देंगे अपन, पदार्थ वह प्रतिरोधकता, क्योंकि अपन के एग्जाम में प्रतिरोधकता बहुत बार पूछ रखी है। नेक्स्ट, दूसरा क्या लिखेंगे अपन, गलनांक। तीसरा कहां क्या लिखेंगे अपन, उसका विद्युत में कहां पर उपयोग में लेते हैं, उपयोग वह, अगर कोई मुख्य बिंदु है तो मुख्य बिंदु भी उसका साथ में लिख देंगे। ये अपन 3 लिखेंगे, और तीनों की तीनों टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में बनाते रहना, मैं यहां की यहां आपके ये क्लियर कर दूंगा। और ये टेबल अगर आप याद रखोगे, ये कोई पावर सिस्टम की नहीं है, ध्यान रख लेना, ये है अपने बेसिक। कहते हैं ना कि जब बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, फिर भी अपन अब जब पावर सिस्टम पढ़ ही रहे हैं तो अपने को पता, अपने को विद्युत में इसकी जरूरत पड़ेगी, तो देखते हैं कौन से की कहां पर जरूरत पड़ती है। मैं इसको लिखूंगा सामान्यतः तापमान के बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम तापमान की बात करूं तो इसमें जो पदार्थ अपन के काम आता है वो होता है कौन सा अपना, टिन। दूसरा होगा कौन सा, बात करूं यदि मैं टिन का गलनांक बिंदु कितना होता है 231। लेड का कितना होता है 327। इसका आपको प्रतिरोधकता लिखने की जरूरत नहीं है, कभी नहीं पूछ रखा है। अब यहां पर इन दोनों का उपयोग कहां पर करते हैं अपन, फ्यूज वायर में, दोनों साथ में इसी कारण लिखिए। तो पहला हो गया, फ्यूज वायर में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो याद रख लेना। नेक्स्ट, इसके बाद अपन लिखते हैं तीसरे नंबर पदार्थ कौन सा होता है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की आपको प्रतिरोधकता याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि वास्तव में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग में लेते हैं। कितनी होती है 2.65 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। प्रतिरोधकता का, एल्यूमिनियम का गलनांक बिंदु कितना होता है, डिग्री सेंटीग्रेड। कहां पर उपयोग करते हैं, नहीं पूरा बोलो, ओवरहेड लाइन में, क्योंकि वितरण में नहीं करेंगे क्या, तो फिर पूरा बोलो ना, ओवरहेड लाइन में। इसी कारण ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछते हैं। अपन करके आता है कॉपर, स्टार करो इसको, कहां पर, अपनी जो ओवरहेड लाइन होती है उसमें हमेशा एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। मशीनों में कभी भी मत करना, ये मत कहना कि सर हमने मशीनें देखी है एल्यूमिनियम होता है। होता है, कौन कहता, मैंने कब कहा नहीं है, लेकिन ऑप्शन एग्जाम में नहीं वैलिड होगा। अगर कॉपर नहीं है तो एल्यूमिनियम सही होगा, अगर दोनों है कॉपर सही होगा। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम के बाद अगला कौन सा है, बोलो, कॉपर से पहले एक और है गलनांक बिंदु वाला, वेरी गुड। और इनके परमाणु क्रमांक भी याद रख सकते हो तो रख लेना। बोलो, सिल्वर का गलनांक बिंदु कितना होता है 960। अब यहां पर ये क्यों लिखा रहा हूं, सबसे कम प्रतिरोधकता किसकी होती है, कितनी होती है 1.59 इंटू 10⁻⁸।
अब यहां पर 2 पॉइंट लिखे हैं, उपयोग कहां पर करते हैं सिल्वर का? अब आप ही बताओ, पावर सिस्टम में अपन कहां पर उपयोग करते हैं? ये मत कहना सर आभूषणों में, मरने दो अपने को, कोई नहीं पूछेगा अपने को। विद्युत में कहां पर करते हैं? रिले और सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट में। तो बात करूं यदि मैं उपयोग की, उपयोग लेते हैं अपन रिले, वह ये समझ जाओगे, सीबी मतलब सर्किट ब्रेकर, रिले वह सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट बनाने में अब बात करता हूं सबसे, जो बार बार पूछते हैं, सबसे कम प्रतिरोधकता, यह है इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे कम प्रतिरोधकता किसकी होती है? इसके बाद कॉपर की, उसके बाद एल्यूमिनियम की। तो तीनों का क्रम याद रखो, तो नहीं याद रखो, सबसे कम प्रतिरोधकता इसकी होती है। इस पॉइंट को आपको स्टार करके लिखना है, जो मैं कहूं वो देखना, आपको हर एग्जाम में मिलेगा। इसी कारण मैंने पहले ही बोल दिया है, ये टेबल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसके बाद कौन सा है अपने सामने पदार्थ? कॉपर। और ये सारे के सारे होते हैं पीटीसी, याद रख लेना ये भी। नेक्स्ट क्या है अपना? कॉपर। कितनी होती है प्रतिरोधकता? 1.72 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, या कभी कभार लिखा होता 1.67, तो एक ही बात है, 67 से लेकर 72 तक हो सकती है, इंटू 10⁻⁸। अब गलनांक बिंदु कितना होता है? ये देखो 1083, या कभी कभार पीछे से लिखा होता है, एक ही बात है। तो देखो, अगर आपने कॉपर को फ्यूज में लगाया है, तो जब तक इतना तापमान नहीं बढ़ेगा तब तक तो वायर मेल्ट नहीं होगा, इसी कारण कभी भी इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो फिर बात करते हैं कॉपर का प्रयोग कहां पर करते हैं विद्युत में? तो इसका प्रयोग करते हैं अपन कहां पर? वायरिंग वह वाइंडिंग, और वाइंडिंग मशीन की होती है, वायरिंग वह वाइंडिंग में। पीटीसी का मतलब होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। मतलब ये होता है कि अगर तापमान बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है, तो उसे तो कहते हैं पीटीसी। और उल्टा होता है, तापमान के बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है, उसे कहते हैं एनटीसी। नेक्स्ट, आगे आओ, नंबर 6। इसके बाद क्या लिखेंगे अपन? नाइक्रोम। किसका मिक्सर होता है ये? वेरी गुड, ये क्वेश्चन देखो, निकेल होता है और एक होता है अपना क्रोमियम। कितनी कितनी मात्रा होती है? वेरी गुड, एक होती है अपनी निकेल होती है 80%, क्रोमियम होती है अपनी 20%। बात करते हैं इसके गलनांक बिंदु की। 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करते हैं इसका उपयोग कहां पर करते हैं? कोई बता सकता है? देखो मैंने लिखा है हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग तत्व के रूप में। अगर किसी को पता नहीं है हीटिंग का, तो इसके ब्रैकेट में लिख देना क्या क्या? हीटर में, गीजर में, इमर्सन रोड में, इलेक्ट्रिक प्रेस में, हर जगह इसी का ही प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में पूछ रखा है। पूछते क्या है? इलेक्ट्रिक प्रेस में हीटिंग तत्व के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? याद रह जाएगा, या ब्रैकेट में लिखूं? क्या है? गीजर। क्या है? विद्युत प्रेस है ये। क्या है? हीटर, इमर्सन रोड। तो हीटिंग तत्व के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? इस पॉइंट को वापस स्टार करो,
ये वापस अपन के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हो गया नाइक्रोम। नेक्स्ट आगे देखो नंबर 7। ये जितने भी यहां लिख रहा हूं यहां लिख रहा हूं सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करता हूं कौन सा, टंगस्टन। टंगस्टन का गलनांक बिंदु प्रतिरोधकता कोई नहीं पूछता है। गलनांक बिंदु कितना होता है 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। टंगस्टन का उपयोग कहां करते हैं अपन, बल्ब फिलामेंट में। स्टार करो वापस इसको। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो हमेशा किस धातु का बना होता है, बल्ब फिलामेंट में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। 7th नेक्स्ट 8 कौन सा है देखो, कार्बन। इसके ब्रैकेट में लिखो ये क्वेश्चन आता निम्न में से कौन सा एनटीसी होता है, तो ये अपना एनटीसी होता है। कार्बन क्या होता है अपना, एनटीसी का पूरा नाम क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब तापमान के बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। बात करते हैं इसका गलनांक बिंदु कितना होता है, लगभग 3550 या 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कहां पर उपयोग लेते हैं, विद्युत में हैं, वेरी गुड। मशीन के जो कार्बन बुर्स नहीं कहते अपन, तो वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आगे लिखिए बफरिंग। अगला लिखो नेक्स्ट नंबर 9th। आप कोई भी बुक देख लेना, आपको ये सारे के सारे डेटा ढूंढने के लिए कोई बुक में डायरेक्ट नहीं देता है, क्योंकि ये एक जगह मिलते भी नहीं है। नंबर 9th कौन सा पदार्थ है, मैग्नीन। कौन सा है, मैग्नीन। किसका मिक्सर होता है, हैं मैग्नीन किसका मिक्सर होता है, कोई बता सकता है, ये होता है अपना कॉपर। सबसे ज्यादा मात्रा क्या होती है, कॉपर होती है। फिर क्या होता है, निकिल। फिर क्या होता है, मैग्नीन। कॉपर की मात्रा होती है वो लगभग कितने परसेंट होती है, 84% के लगभग। वैसे इसकी मात्रा आपको कोई नहीं, इसकी होती है 12 और बाकी की इसकी होगी, लिखना है तो लिख दो भले। इसकी होती है लगभग 12% और बाकी की इसकी हो जाएगी। मिक्सर किसका होता है ये ध्यान रखना, किसका होता है, कॉपर प्लस निकिल प्लस मैग्नीन। अब बात करते हैं मैग्नीन का उपयोग कहां पर करते हैं, बात करते हैं इसके उपयोग की। गलनांक बिंदु इसका कोई नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत सारे पदार्थ है इसमें मिक्सर। कहां पर करते हैं इसका, मापांक यंत्रों का परास बढ़ाने में। समझे आप, अमीटर आपने देखे होंगे अलग अलग साइज के, अमीटर वोल्टमीटर मापांक यंत्र का मतलब यही। जब भी आपको कह दे मापांक यंत्रों के परास बढ़ाने में, तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, मैग्नीन का। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी, क्या खासियत है, सबसे कम ताप गुणक। ये स्टार करके लिखो, सबसे कम ताप गुणक किस पदार्थ का होता है, मैग्नीन का होता है। ताप गुणक का मात्रक क्या होता है,
प्रति डिग्री सेल्सियस। ये जो बोल रहा हूं ये लिखते रहना, ये अपने क्वेश्चन यही पूछते हैं सबसे ज्यादा। और आप देख लेना आपके तो लगभग बेसिक के क्वेश्चन काफी मिलेंगे। सबसे कम ताप गुणक किसका होता है? मैग्नीन का होता है। रुक जाओ एक बार, सबसे कम किसका होता है? अभी मैं आपको टाइम दूंगा, ठीक है ना, एक बार पूरा। तो सबसे कम ताप गुणक किसका होता है? कहां पर उपयोग में लेते हैं? मापांक यंत्र। अब आप कहोगे मापांक यंत्र का मतलब क्या है? आपने देखे नहीं, एक ही एमीटर होता है, साइज बराबर होती नहीं होती है। कोई होता है 10 एम्पियर तक होता है, कोई होता है 20 एम्पियर तक होता है। तो उसमें ऐसा क्या किया है जिसके कारण उसकी परास बढ़ गई है? तो उसके समांतर क्रम में या सीरीज में आपने कौन सा वायर लगा दिया है? मैग्नीन, जिसके कारण उसकी क्या बढ़ गई? परास बढ़ गई। परास का मतलब क्या होता है? रेंज, मापने की सीमा। नेक्स्ट और लास्ट एक और लिख दो, कौन सा? यूरेका, जिसको अपन क्या कहते हैं? कॉन्स्टेंटन। यूरेका है ना। कोई बता सकता है ये किसका मिक्सर होता है? बात करते हैं, इसका उपयोग बहुत ज्यादा पूछ रखा है। यूरेका का उपयोग कहां पर करते हैं? ये तो पिछली बार क्वेश्चन आया था, एक दो जगह करते हैं और दोनों ऑप्शन बहुत बार पूछ रखे हैं। एक तो फैन रेगुलेटर, मेरे ख्याल से सबको याद भी होगा। तो क्या लिखा अपन ने? फैन रेगुलेटर। देखा होगा ना आपने। फैन रेगुलेटर में हमेशा कौन से तार का प्रयोग करते हैं? रेगुलेटर। एक होता है, आपने देखा हो तो रियोस्टेट। रियोस्टेट में सबसे ज्यादा करेक्ट तो कौन सा माना जाएगा? यूरेका। अगर यूरेका ऑप्शन में नहीं है तो पता हो तो रियोस्टेट भी एक मापांक यंत्र ही होता है, और मापांक यंत्रों में कौन सा होता है? मैग्नीन। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? यूरेका। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो कहां पर जाएंगे अपन? मैग्नीन पर ही जाएंगे। अब इसको आप एक बार नोट कर दो। है वो आप देखो ना खुद ही, ये तभी मैंने छोड़ रखा है। अब एक और क्वेश्चन जैसे देखो पूछते हैं एग्जाम में, ये जो स्टील होता है, स्टील का प्रयोग कहीं करते हैं अपन विद्युत में? है सॉकेट होता है ना, सॉकेट की पीछे की साइड देखना, वहां पर अपन प्रयोग में लेते हैं, या पीतल का प्रयोग करते हैं अपन? हाँ हाँ, वो तो सब पता नहीं। तांबा होता है लगभग 55% और बाकी का होता है अपना कौन सा? या कभी बार दोनों जानना, 50 और 45 भी होता है और 60 और 40 भी होता है, दोनों लिखो। अब इसको एक बार नोट कर लो। ऊपर वाले कर लिए होंगे आपने, नोट करो जल्दी से। मैग्नीन का ताप गुणांक कितना होता है? लिख दो, भले पूछ रखा है, ठीक है आपको तो लिख देता हूं। इसका ताप गुणांक होता है कितना? बहुत कम होता है, ये इसका सबसे बड़े 0.0000025 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे कम तापमान से प्रभावित होने वाला पदार्थ मैग्नीन ही है। है मैग्नीन, हाँ तीनों का मिक्सर होता है। मैग्नीन की तो बहुत कम, लगभग 2.5% के लगभग होती है। वो होता मैग्नीज, हाँ या लिख दो मैग्नीज, समझे ना। और इन तीनों से मिलता है वो होता मैग्नीन। क्या प्रॉब्लम हो रही है? हो गया। तो ये टेबल आप हमेशा के लिए याद रखोगे तब तो बढ़िया रहेगा। एक क्वेश्चन यहां से टेबल से आपको मिलेगा। इसको सामान्यतः अपन कहां पर मानते हैं? बेसिक में। अब वापस आओ, अपन तो अपने पढ़ते हैं, क्या पढ़ रहे थे? फ्यूज। मैग्नीन का गलनांक कितना होता है? कोई फिक्स नहीं होता है, क्योंकि डिपेंड करता है, मिक्सर आ गया ना, कॉपर का अलग होता है, निकल का अलग होता है, मैग्नीज का अलग होता है, इसी कारण कोई फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे किसके बारे में?
यहां पर आ जाओ फ्यूज, यहां तक पढ़ लिया था। अब अपन लिखेंगे फ्यूज शब्दावली, हेडिंग डालो नेक्स्ट अपनी। फ्यूज में कौन कौन सी टर्म होती है, क्योंकि यहां पर एक वर्ड आता है फ्यूजिंग फैक्टर। फ्यूजिंग फैक्टर तभी समझ आएगा जब आपको ये दो टर्में समझ में आएगी। तो अगला वर्ड क्या है अपना, फ्यूज शब्दावली। अब इस शब्दावली को समझोगे तो देखो हमेशा ध्यान रखना, ये वापस इसके ऊपर स्टार करो, क्वेश्चन क्या आता है ये मैं अपने आप बताऊंगा आपको। यहां पर अपने को 3 शब्दावली याद रखनी है एग्जाम के लिए। एक होता है निर्धारित धारा, और ये तो मेरे ख्याल से नाम से ही पता लग गया आपको, निर्धारित धारा जिसे अपन कहते हैं रेटेड करंट। अब आप बताओ रेटेड का मतलब क्या होता है। जैसे देखो मैं मेरी बात करूं तो ये अपने ऊपर लेकर करेंगे तो गलती नहीं करेंगे, कि वह जैसे मैं कहूं मैं अधिकतम कितना भार उठा सकता हूं, वो मेरी होगी कैपेसिटी। जैसे मैंने कह दिया मैं कितना उठा सकता हूं, कितना भी कह दिया मैंने 60 किलो, तो ये मेरी क्या होगी एक कैपेसिटी। मतलब इससे कम मैं कितना भी भार उठा सकता हूं, लेकिन 60 किलो से ऊपर नहीं उठा सकता। उसी प्रकार फ्यूज पदार्थ की भी एक क्या होती है, रेटिंग होती है। उतनी धारा तक तो वो मेल्ट नहीं होगा, अगर उससे थोड़ी सी धारा ज्यादा होगी वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। समझ गए। तो वह अधिकतम धारा का मान, अधिकतम क्यों लिखा है, क्योंकि कम कितना भी हो सकता है लेकिन अधिक उससे नहीं हो सकता है। तो वह अधिकतम धारा, वह अधिकतम धारा जहां तक फ्यूज पदार्थ क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। इसको एक और एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा, एक बार लिखो आप, वह अधिकतम धारा जहां तक फ्यूज पदार्थ कार्य कर सकता है। सामान्यतः अपन लेकर आते हैं ना, रेटिंग लिखी हुई होती है, मतलब इससे इतनी तक धारा बह सकती है, इससे अधिक नहीं बहेगी। तो वह अधिकतम धारा जहां तक फ्यूज पदार्थ कार्य कर सकता है वो धारा क्या कहलाती है, निर्धारित धारा। अब दूसरी जो कंफ्यूज करेगी आपको, फ्यूजिंग धारा। फ्यूजिंग धारा वह न्यूनतम धारा जहां पे फ्यूज पदार्थ मेल्ट हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, वह कम से कम धारा, अधिक तो कितनी भी हो सकती है, वह कम से कम धारा, वह न्यूनतम धारा, वह न्यूनतम धारा जहां पर या जिस पर फ्यूज पदार्थ मेल्ट को क्या कहते हैं अपन, जहां पर फ्यूज पदार्थ मेल्ट हो जाता है, गल जाता है, उसे क्या कहते हैं अपन। अब ये वर्ड मत देखना कभी भी, यहां पर ये कहोगे सर न्यूनतम लिखा हुआ है, यहां पर अधिकतम लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन ना तो इसकी डेफिनेशन पूछेगा ना इसकी डेफिनेशन पूछेगा। इसमें बताओ फ्यूजिंग धारा अधिक होती है, निर्धारित धारा अधिक होती है, तो फ्यूजिंग धारा अधिक होती है, पहला क्वेश्चन तो यही रहा। तो कौन सी धारा अधिक होती है, फ्यूजिंग धारा हमेशा निर्धारित धारा से अधिक होती है। एक तो ये रिलेशन पूछते हैं इन दोनों धाराओं में। अब आओ समझाता हूं इस पॉइंट को, क्यों अधिक होती है। डेफिनेशन पढ़ो पहले, तो क्या लिखा है, जहां पर फ्यूज पदार्थ क्या हो रहा है, मेल्ट। आओ इधर पहले अपन इसको एक बार समझते हैं फिर लिखना। जैसे मैंने ये एक आधार बना दिया और यहां पर ये मैंने कोई फ्यूज पदार्थ लगा दिया है, ये लगा दिया मैंने, इसके अंदर क्या है मेरा फ्यूज पदार्थ। अब मैंने कहा इस फ्यूज की रेटिंग कितनी है, 10 एम्पियर। इसका मतलब क्या है, ये 10 एम्पियर तक मेल्ट नहीं होगा। तो ये तो इसकी अधिकतम धारा हुई या नहीं हुई। बाकी इसमें 2 एम्पियर आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 एम्पियर आए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, 9.9 एम्पियर आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन 10 एम्पीयर आते ही ये क्या करेगा, अब ये इसकी हाईएस्ट कैपेसिटी हो गई है। मतलब अब अगर आपने थोड़ी सी बढ़ा दी, मान लो ये धारा बढ़कर कितनी हो गई, 10.2 एम्पीयर, इतना भी 11 बहुत बड़ी, 10.2 एम्पीयर हो गई, तो यू फ्यूज पदार्थ क्या हो जाएगा, मेल्ट। तो निर्धारित धारा कितनी थी और फ्यूजिंग धारा न्यूनतम कितनी है। अब ये 10.2 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, क्या मतलब है, लेकिन वह कम से कम धारा का मान जहां पे फ्यूज पदार्थ मेल्ट हो जाता है उसी को अपन क्या कहते हैं, फ्यूजिंग धारा। तो ये होती है इसकी फ्यूजिंग धारा और ये होती है इसकी निर्धारित धारा। ये अधिकतम मान है या नहीं है, ये न्यूनतम मान है या नहीं है, इसका तो न्यूनतम मान है, बाकी हो कितना भी सकता है। तो बताओ इन दोनों में कौन अधिक है, तो मैंने यही तो लिखा है कि फ्यूजिंग धारा का मान हमेशा निर्धारित धारा से अधिक होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम का है, नोट करो। है दोबारा समझो वो और ये अभी मैं मेरे ऊपर लेकर कर रहा हूं, और हो गया एक बार ये सबके। अब इस एग्जाम्पल को वापस समझा रहा हूं मैं मेरे ऊपर लेकर। कैसे, अभी मैंने क्या बोला, ये कोई भी आदमी है, कौन है ये कोई एक आदमी है, इस आदमी की कैपेसिटी है 70 किलो उठाने की। ये आदमी 70 किलो तक वेट उठा सकता है अधिकतम। तो अधिकतम कितना उठा सकता है, तो ये तो इसकी क्या कहलाएगी, क्षमता। वह अधिकतम भार जो ये उठा सकता है वो इसकी क्षमता कहलाएगी। मान लो अपन वेट लिफ्टिंग नहीं देखी आपने, अब आपने देखा होगा 1-1 किलो वेट बढ़ाते हैं, तो वह अधिक से अधिक भार जो उठा सकता है वो तो उसकी क्या कहलाएगी, क्षमता। जैसे 70, जैसे देखो इसने उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि हर कोई वेट लिफ्टिंग करता है उसको पता होता है मेरा कितना वेट उठा सकता हूं। तो मान लो इसको दिया है मैंने कितना 60 किलो, तो ये उठा देगा, ये 65 किलो उठा देगा, ये 68 किलो उठा देगा, ये 70 किलो उठा देगा। लेकिन जैसे ही मैंने वेट 71 किलो बढ़ाकर कर दिया तो नहीं उठा पाएगा, यहां पर ये फ्यूज हो जाएगा। नाम ही फ्यूज हो गया अपने आप में। अपन कहते हैं ना कि नहीं उठा पाएगा, मतलब क्या होगा, वो फेल हो गया, फेल से ही वर्ड बना है फ्यूज। तो ये देखो, अब ये तो इसकी अधिकतम क्षमता हुई, लेकिन ये इसकी क्या है, न्यूनतम। अब भले 71 हो, 72 हो, 73 हो, 80 हो, 100 हो, ये एक भी भार है नहीं उठा पाएगा, क्योंकि यहां तक ये यहां पर क्या हो गया, फेल। तो वही बात होती है फ्यूज की भी। बताओ दोनों वर्ड समझ में आ गए। तो यही मैंने लिखा था कि फ्यूजिंग धारा हमेशा निर्धारित धारा से अधिक होती है। ये क्यों समझाया है, मेरी अगली शब्दावली यहीं से क्लियर होगी। क्या है मेरी अगली शब्दावली, तीसरी, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं परगलन घटक। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आएगा, परगलन घटक, या जिसको अपन कहते हैं फ्यूजिंग फैक्टर। कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन यहां से आते हैं। पहला, फ्यूजिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है अपना न्यूनतम फ्यूजिंग धारा। ऊपर तो क्या होगा अपना, जो अपन ने लिख दिया था अभी, न्यूनतम फ्यूजिंग धारा वह अधिकतम निर्धारित धारा के अनुपात को ही अपन क्या कहते हैं, फ्यूजिंग फैक्टर या प्रगलन घटक। अधिकतम निर्धारित धारा। अब अपन ने जो पीछे लिखा था उससे स्लाइड ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आप देखते रहिए कितने क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। पहला तो ये रहा कि फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर होता क्या है, तो फ्यूजिंग धारा बटा निर्धारित धारा। दूसरा, फ्यूजिंग फैक्टर का मान 21 से कम होता है या अधिक, 21 से अधिक, हमेशा 21 से अधिक और 2 से कम होता है। तो क्या लिखेंगे, फ्यूजिंग फैक्टर का मान फ्यूजिंग फैक्टर का मान सदैव 21 से
अधिक। अब अपने आप लिखो तो लिख दो किससे कम होता है, क्योंकि अगर 2 से अधिक हो गया तो वो फ्यूज कोई काम का नहीं है। वो फ्यूज सबसे बेस्ट होता है जिसका फ्यूजिंग फैक्टर 1 के जितना पास में होता है, क्योंकि फॉल्ट आया वैसे ही तार को तोड़ देगा। तो फ्यूजिंग फैक्टर का मान 21 से अधिक होता है। अब बात करते हैं कि किस फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है। तो फ्यूजिंग फैक्टर का मान सदैव होता क्या है, इतना तो पक्का हो गया, सदैव क्या होगा, 1 से तो अधिक होगा। और किससे कम होगा, 2 से कम होगा। अब बात करते हैं सामान्यतः अलग अलग फ्यूज की। तो सामान्यतः अपने 2 प्रकार के फ्यूज ज्यादा काम में आते हैं। एक आता है कौन सा, जिसका पूरा नाम एग्जाम में पूछ रखा है, वेरी गुड, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। पहला तो ये रहा, और इसका फ्यूजिंग फैक्टर सबसे कम होता है। कितना होता है, 1.1 होता है। और इसी कारण सबसे कम होने के कारण एग्जाम में पूछते हैं सबसे बेस्ट फ्यूज एसआरसी फ्यूज। इसका उपयोग कितने वोल्टेज तक कर सकते हैं, अप टू 11 केवी तक। सबसे बेस्ट फ्यूज कौन सा होता है, फ्यूज का निर्धारण हमेशा किसके द्वारा होता है, फ्यूजिंग फैक्टर के द्वारा। और एसआरसी का पूरा नाम क्या होता है, वेरी गुड। ये देखो इतने सारे यहां से क्वेश्चन बन गए हैं। नेक्स्ट, इसी प्रकार एक और फ्यूज होता है, कौन सा होता है, रीवायरेबल फ्यूज। इसको रीवायरेबल क्यों कहते हैं, वेरी गुड, क्योंकि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वायर मेल्ट हुआ आप दूसरा वायर लगा कर लगा दिया, तभी लिखा है रीवायर। या इसी को अपन कहते हैं किटकैट। किटकैट मतलब जब अपन आवाज खोलते हैं, खोला कभी आपने, इसकी आवाज के कारण इसको कहते हैं अपन किटकैट। किटकैट का जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है वो कितना होता है, 1.4 से 1.7 के बीच में होता है। और फ्यूजिंग फैक्टर का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, यहां से क्वेश्चन आता है अपन के एग्जाम में। एक बार वापस देखो फिर लिखो। वर्ड क्या है अपने सामने, परगलन घटक अर्थात फ्यूजिंग फैक्टर। क्या होता है, न्यूनतम फ्यूजिंग धारा तथा अधिकतम निर्धारित धारा। निर्धारित का मतलब होता है रेटेड धारा के अनुपात को ही क्या कहते हैं, फ्यूजिंग फैक्टर अर्थात परगलन घटक। परगलन घटक का मान सदैव 21 से अधिक होता है, आपने प्रूव करके देख लिया है, और सदैव 2 से कम होता है। सबसे कम फ्यूजिंग फैक्टर किसका होता है, एसआरसी। इसी कारण सबसे बेस्ट कौन सा होता है, पूरा नाम क्या होता है, कहां तक उपयोग कर सकते हैं। तो एग्जाम में पूछे निम्न में से कौन से फ्यूज का उपयोग अधिकतम वोल्टेज तक कर सकते हैं, तो यही होता है। और सबसे कम कौन सा फ्यूज होता है, रीवायरेबल फ्यूज, या इसी को अपन कहते हैं किटकैट फ्यूज। कितना होता है फ्यूजिंग फैक्टर, वेरी गुड, 1.4 से 1.7। अब बात करते हैं फ्यूजिंग फैक्टर का मात्रक क्या होता है, मात्रकहीन, क्योंकि ऊपर भी धारा है नीचे भी धारा है, धारा से धारा कट गया तो कैसी राशि, तभी मैंने देखो मात्रक कुछ भी नहीं लिखा है, तो मात्रकहीन राशि होती है। अब इसको नोट कर लो एक बार। फ्यूजिंग धारा का मान थोड़े होगा, इसके फ्यूजिंग फैक्टर का मान। हाँ, फ्यूजिंग धारा, धारा होती तो मात्रक हो जाएगा ना, एम्पियर। फ्यूजिंग फैक्टर का मान है, वो जनरली अपना होता है पाउडर। वो उसकी क्या होता है, उसकी कंडक्टिविटी को क्या करते हैं, ताकि वहां पर एकदम पहले क्या गर्मी को, जैसी मान लो फॉल्ट आ जाए तो वहां पर हाई गर्मी उत्पन्न कर सके। और उस पाउडर का नाम भी होता है, किसी को याद है, नहीं मैं वापस बता दूं आपको। हो गया। अब यहां पर एक नोट के अंदर वापस एक पॉइंट लिखना है,
ये अपना पहला यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। नोट लिखना एक, फ्यूज में से बहने वाली धारा वो फ्यूज के व्यास में क्या संबंध होता है। मेरे ख्याल से सबने याद करके भी रटा होगा क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। हो गए सबके। नेक्स्ट एक नोट लिखो। नोट क्या है अपना, फिर एक बार पूरा वापस रिपीट कर लेता हूं इसको। फ्यूज धारा, वह फ्यूज धारा का मतलब समझते हो, फ्यूज तार में से बहने वाली धारा जिसको आपने रिप्रेजेंट किया आई, वह फ्यूज व्यास में संबंध, फ्यूज तार के व्यास, व्यास का मतलब समझते हो उस वायर का जो डायमीटर होता है में संबंध। क्या होता है तो देखो, इसको आपको डायग्राम बता के बता दूं। जैसे ये एक फ्यूज तार है, ये इसमें से धारा बह रही है मान लिया आई, और ये है इसका व्यास। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, तो धारा का जो वर्ग होता है वो हमेशा समानुपाती किसके होता है, व्यास के क्यूब के समानुपाती होता है। अब इसको आगे सॉल्व करते रहना, ये ऑप्शन में मिलेगा नहीं, सॉल्व करो इसको। आई समानुपाती डी, जब इधर लाऊंगा तो क्या होगा, रूट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, आई डी की घात, या तो ये ऑप्शन में मिलेगा या ये ऑप्शन में मिलेगा। ये किसमें रिलेशन लिखा आपने, धारा और फ्यूज तार के व्यास में संबंध होता है। आई समानुपाती होती है व्यास के क्यूब रूट के। मैंने कब बोला एक से कम होते हैं, मैंने कहा दो से कम होते हैं, ये नहीं बोला क्या, यहां पर क्या बोला था मैंने, दो से कम बोला ना। हाँ, एक से तो लिखा हुआ पड़ा, 21 से तो अधिक होता है। किससे कम बोला मैंने, दो से कम बोला है। नोट करो इसको, 21 से तो अधिक होता है, दो से कम होता है। कौन है ये, रजत पटेल। 1.4 है, ये दो से कम है। मात्रक इसका नहीं होता, बोल दें फ्यूजिंग फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होता है। अब एक बार इसको मैं पूरा रिपीट कर देता हूं, इधर देखो क्या क्या पढ़ा अपने फ्यूज, एक बार वापस देखो, पूरा का पूरा रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले फ्यूज स्टार्ट किया, सबसे सस्ती सुरक्षा युक्ति होती है, रेटिंग हमेशा एम्पियर में होती है और फेज वायर के सीरीज में लगा होता है, बोल दिया ये। अब इसके बाद बात की थी अपने फ्यूज पदार्थ। फ्यूज पदार्थ में सबसे बेस्ट तो सिल्वर होता है, लेकिन महंगा होने के कारण इसका उपयोग नहीं करते हैं। इसी कारण फ्यूज पदार्थ के रूप में टिन प्लस लेड का प्रयोग करते हैं। टिन की मात्रा 63 होती है, लेड की मात्रा 37% होती है। गुण क्या होता है, तो अधिक प्रतिरोधकता व निम्न गलनांक बिंदु होता है। हो गया। इसके बाद जो अगली शब्दावली है, क्या पढ़ा था आपने, फ्यूज के कुछ क्रमें होती है, इंपॉर्टेंट है। निर्धारित धारा, या इसी को अपन कहते हैं रेटेड करंट, वह अधिकतम धारा जहां तक फ्यूज कार्य नहीं करता है, अर्थात फ्यूज पदार्थ मेल्ट नहीं होता है, उसे कहते हैं अपन रेटेड करंट। फ्यूजिंग करंट क्या होती है, वह न्यूनतम धारा जहां पे फ्यूज मेल्ट हो जाता है, उसे कहते हैं फ्यूजिंग धारा। फ्यूजिंग धारा तथा निर्धारित धारा के अनुपात को ही अपन परगलन घटक कहते हैं। परगलन घटक का मान हमेशा 21 से कम होता है, सॉरी 21 से अधिक होता है, 2 से कम होता है। फ्यूजिंग फैक्टर सबसे कम एसआरसी फ्यूज का होता है, जिसका होता है 1.1। इसी कारण सबसे बेस्ट कौन सा होता है, एसआरसी फ्यूज, जिसका पूरा नाम होता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, और इसका उपयोग आप 11 केवी तक कर सकते हैं, इससे अधिक नहीं। अगला एक और फ्यूज होता है जिसका अपन उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं, किटकैट या रिवायरेबल। इसका फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है, 1.4 से 1.7 के बीच में होता है। और लास्ट एक नोट लिखा था, फ्यूज धारा और फ्यूज व्यास में रिलेशन, तो धारा फ्यूज के क्यूब रूट के समानुपाती होती है। अब बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम आई,
ये इतना लिखा अपन है और ज्यादा से ज्यादा 5 या 7 मिनट में वापस रिपीट कर दिया। हो गया। नेक्स्ट आगे आओ, अब अपन स्टार्ट करते हैं दूसरा सुरक्षा युक्ति। पहले में कोई डाउट? ऐसे पढ़ोगे तो सारे के सारे याद हो जाएंगे। हाँ, जब शुरुआत में लिखते हैं तो लगता है बहुत ज्यादा लिख रहे हैं, लेकिन लास्ट में जब वापस रिपीट करोगे ना तो लगेगा ज्यादा। अभी तक जितना मैंने पढ़ाया ना, आप वापस अगर सही तरीके से बैठ के रिपीट करो ना, 1 या 1.5 घंटे में पूरा रिपीट कर लोगे। नेक्स्ट, अब बात करते हैं अपन दूसरी सुरक्षा युक्ति, और वो है अपनी सबने देख रखी ऐसा कोई है, क्योंकि फ्यूज से ज्यादा भरोसेमंद है, फ्यूज की तुलना में ज्यादा भरोसेमंद है। इसी कारण आजकल लगभग सारे फ्यूज के कार्य किसने ले लिए? एमसीबी में। घर में हर जगह एमसीबी फ्यूज लगे होते हैं, कहीं पर कहीं नहीं होते। केवल 3 फेज में, 3 फेज जो सेकेंडरी वितरण होता है 400 वोल्ट वाला, वहां पर आपने देखा होगा स्टार्टर के ऊपर 3 फ्यूज लगे होते हैं, देखे होंगे। तो वो भी कौन से होते हैं? किटकैट। बाकी कहीं के नहीं के बराबर फ्यूज का उपयोग करते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा भरोसेमंद कौन सी होती है? अब बताओ, एक और क्वेश्चन, फ्यूज होता है वो ऑटोमेटिक होता है या नहीं होता है? नहीं होता है, वो मानव के, क्योंकि वायर अपन जोड़ते हैं ना खुद। तो आओ यहां पर बात करते हैं अपन दूसरी सुरक्षा युक्ति, जिसका नाम है एमसीबी। पहले क्वेश्चन यही पूछा रखा है, इसका पूरा नाम, और सबको पता है इसका, तो कुछ मेरे जैसे बैठे भी है यहां पर अभी तक। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी का पूरा नाम होता है। पहला पॉइंट। अब बात करते हैं कुछ इसके भी फैक्ट की। वहां पर अपन ने फैक्ट क्या लिखा था? सबसे सस्ती। तो इसका भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर एमसीबी का कोई भी पार्ट खराब हो जाता है तो अपने को दूसरी एमसीबी लानी पड़ेगी, उसमें अपन कुछ भी मरम्मत। तो ऐसी कौन सी सुरक्षा युक्ति जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है? वो यही है, इसके किसी भी भाग की, इसके किसी भी भाग की मरम्मत नहीं की जा सकती। अर्थात खराब हो गई मतलब नहीं लानी है। जैसे इमर्सन रोड होती नहीं होती है, फूट गई मतलब आपको क्या करनी पड़ेगी? वापस नहीं लानी पड़ेगी, उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। विद्युत प्रेस होती है तो अपन वापस जोड़ देते हैं तार, तो हीटर होता है तो वापस तार जोड़ देते हैं अपन। विजय पूछ रहे 1.1 क्या है? तो इतनी देर क्या रामायण गई फिर अपन ने। अब पूछ रहा 1.1 क्या है, तो फिर फ्यूजिंग फैक्टर लिखा है ना ऊपर, फ्यूजिंग फैक्टर का मान है, लिखा है ना फ्यूजिंग फैक्टर का मान 1 से अधिक होता है। अगर एसआरसी फ्यूज है उसके लिए फ्यूजिंग फैक्टर का मान 1.1 होता है। तीसरा पॉइंट, परिपथ में कहां पर जुड़ती है? फेज वायर के सीरीज में। इसे सबने देखा नहीं अपने अपने रूम में, सभी जो वायर जाता है फेज वायर के कैसे लगती है? इसे परिपथ के फेज वायर के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है। नेक्स्ट, अगर सीरीज में लगाते हैं तो इसकी रेटिंग क्या होगी? एम्पियर। क्योंकि जब भी श्रेणी क्रम में बात होती है तो याद रख लेना धारा की बात होती है, और समांतर क्रम में जब भी बात होती है तो बात होगी वोल्टेज की। ये दो बातें तो अपने याद ही रखो हमेशा। तो बात करते हैं इसकी सामान्यतः रेटिंग किस में होती है? एम्पियर में, एम्पियर में होती है। अब यहां पर फ्यूज के ऊपर आपने, सॉरी एमसीबी के ऊपर आपने देखा तो रेटिंग लिखी हुई होती है, लिखी हुई होती है, मतलब इसकी रेटिंग आपको याद रखनी पड़ेगी। सामान्यतः अगर निमी के अकॉर्डिंग अपन इसका आंसर दें
0.5 एम्पियर से लेकर 62 एम्पियर तक। या देखो कभी कभी पिछली बार जब ऑप्शन में था तो यहां था ऐसा 0.5 एम्पियर से 60 एम्पियर, तो ये कोई गलत नहीं है, लगभग यहां पर मानते हैं अपन। कितनी रेटिंग तक होती है? 0.5 से 62 एम्पियर तक अवेलेबल होती है। वापस देखो पूरा नाम। दूसरा क्या है? कोई भी भाग मरम्मत करने योग्य नहीं है, अर्थात एमसीबी अगर थोड़ी बहुत कहीं से स्प्रिंग टूट गया है, कुछ भी हो गया है, तो आप दूसरी लानी पड़ेगी, वो कोई काम की नहीं है। कैसे लगाते हैं? फेज वायर के श्रेणी क्रम में। क्षमता किसमें होती है? एम्पियर में। कितनी तक होती है? 0.5 से लेकर। वेरी गुड। अब बात करते हैं ये किससे सुरक्षा प्रदान करती है? तो दोनों से। तो यह शॉर्ट सर्किट वह ओवरलोड, अतिभार दोनों से सुरक्षा प्रदान करती है। दोनों से सुरक्षा प्रदान करती है। हाँ, इसमें मैकेनिज्म अलग अलग होता है, वहां पर तो कोई मैकेनिज्म नहीं होता है। एग्जाम में पूछते हैं ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसमें किसका प्रयोग करते हैं? तो किसका प्रयोग करते हैं? बाई मेटेलिक स्ट्रिप। किसका प्रयोग करते हैं? बाई मेटेलिक स्ट्रिप, जिसे अपन कहते हैं द्विधात्विक पट्टी। ये एमसीबी की सबसे बड़ी खासियत होती है, इसी कारण इसके ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं। और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करनी है तो अपन किसका प्रयोग करते हैं? मैग्नेटिक कोयल का। अपने ऊपर वाला याद रखना कोई जरूरी नहीं है, अपन के एग्जाम के लिए यहां तक सफिशिएंट है। ये 3 पॉइंट, पूरा नाम तो याद रखना ही है आपको। एमसीबी का प्रयोग कहां पर करते हैं? सिंगल फेज घरेलू में, घरेलू कार्यों में ही होती है अपनी। अब बात करते हैं एमसीबी का वर्गीकरण। एमसीबी अलग अलग प्रकार की होती है, हर एमसीबी हर जगह नहीं लगा सकते अपन। फ्यूज तो कोई बात नहीं, लगाया वायर, काम बन गया। तो यहां पर एमसीबी का वर्गीकरण करेंगे अपन 2 प्रकार से। एक तो करेंगे नॉब के कलर, आपने देखा नहीं अलग अलग कलर की होती है एमसीबी। नॉब का मतलब जानते हो ना? हाँ। और एक होती है नॉब की संख्या के आधार पर, इंपॉर्टेंट है नॉब के रंग वाला। हो गया सबके? नेक्स्ट, एमसीबी का वर्गीकरण। सर फ्यूजिंग फैक्टर का अर्थ क्या होता है? तो क्या बताया इतनी देर मेरे? वापस देखो एक बार वीडियो को पीछे करके। क्या बताया मैंने? फ्यूजिंग फैक्टर मैंने बताया आपको दोनों का अनुपात। किन दोनों का? निर्धारित धारा और फ्यूजिंग धारा, यही बताया। अब आपको पूछे पावर फैक्टर क्या है, तो अपन 2, 3, 4 डेफिनेशन दे सकते हैं। एक तो प्रतिरोध व प्रतिबाधा का अनुपात, एक होता है वोल्टेज तथा धारा के मध्य के कोज्या कोण। तो बहुत सारी डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट, अब आ जाओ यहां पर एमसीबी का वर्गीकरण। ये तो आपको पॉइंट सारे के सारे आते हैं, इसमें तो आपको कोई याद करने वाला बात थी नहीं। अब आते हैं अपन एमसीबी का वर्गीकरण। किसके आधार पर है? नॉब के रंग के आधार पर। बताओ एमसीबी ऑटोमेटिक होती है या नहीं होती है? नहीं होती है। ट्रिप तो हो जाती है, लेकिन ऑन वापस आपको ही करनी पड़ती है। और ऑन ऑफ किसकी सहायता से करते हैं? नॉब। तो उसी नॉब की बात करते हैं,
नॉब के रंग के आधार पर, और अपन के क्वेश्चन हमेशा यही आता है, आप कहोगे तो वो भी लिखा दूंगा, सिंगल नॉब, 2 नॉब, 3 नॉब और 4 नॉब, नॉब के रंग के आधार पर। अब आप बताओ आपने कौन कौन से नॉब देखे हैं? तो देखो यहां पर नॉब का रंग मैं यहां लिखूंगा। अब यहां पर एक पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि ये नॉब का रंग होता है, ये सीरीज के आधार पर होता है। ये वर्ड आपके मेरे ख्याल से नया आपको देखने को मिलेगा कि वो कौन सी सीरीज कहलाती है, और बात करते हैं उसका उपयोग कहां पर करते हैं। ये 3 बातें हैं इंपॉर्टेंट। अरे एमसीबी को ट्रिप किसकी सहायता से करते हैं? कौन बोला नॉब क्या होती है? नॉब नहीं देखी आपने? एमसीबी देखी आपने? है यहां है तो नॉब देखी, आप दिख रही है आपको? नहीं दिख रही बाहर जाके आप देखना, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना? है अब नीला कलर तो मैं अपने आप बता दूंगा। नॉब क्या होती है ये पूछा ना आपने, तो हाँ तो नॉब हुई होती है, कलर का तो आप बता रहा हूं ना आपको। अब कौन कौन से कलर की हो सकती है? देखो वो बता रहा, नीला कलर हो सकता है, लाल कलर हो सकता है, काला कलर हो सकता है, हरा कलर हो सकता है। ये 4 कलर मुख्यतः होते हैं। तो कौन कौन से होता है देखो यहां पर। एक तो होता है हरा, हरे का मतलब होता है ग्रीन। दूसरा होता है अपना कौन सा? नीला। अब देखो सीरीज कैसे याद कराऊं, मैं आपको याद कराता। देखो यहां पर एल आ रहा है तो सीरीज इसमें एल नहीं आएगी, इसमें सीरीज आएगी अपनी कौन सी? एल सीरीज। और ये होगी अपनी कौन सी? जे सीरीज। इन दोनों की, क्योंकि यहां से क्वेश्चन क्या आता आप देखो, कौन सी एमसीबी का प्रयोग किसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए करते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा एसी के लिए अलग होती नहीं होती है। तो यहां पर याद कैसे रखोगे, ये जो नीले रंग की एमसीबी होती है ये हमेशा इंडक्टिव लोड के लिए होती है। एक वर्ड से सारे ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे। कौन से लोड के लिए होती है? इंडक्टिव लोड। अब मेरे को आप ही बताओगे इंडक्टिव लोड कौन से होते हैं, और ये होती है अपनी कौन से लोड के लिए? रजिस्टिव लोड के लिए। इतने सारे एग्जाम्पल आते हैं, अगर आपको यह पता है कि कौन सा रजिस्टिव होता है कौन सा इंडक्टिव होता है तो कभी गलती नहीं करोगे। अब याद कैसे रखोगे? रजिस्टिव लोड वह लोड होता है जिसको स्टार्ट करने पर बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न होती है, वो रजिस्टिव होता है। इंडक्टिव कौन सा होता है? वह लोड जिसको स्टार्ट करने पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, मतलब दूसरे लाइटों पर उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है, वो किसमें गिना जाएगा? इंडक्टिव। अब बात करते हैं रजिस्टिव लोड में। आपको ये डायरेक्ट कोई नहीं कहेगा, इसके उदाहरण लिखूं मैं। जैसे आपको कहेगा बल्ब, बल्ब जब स्टार्ट करते तो हीटिंग उत्पन्न होती नहीं होती है? हीटर, ये अलग अलग पूछ रखा है, निम्न में से हीटर में किस सीरीज का उपयोग करते हैं? एल सीरीज। हीटर में किस रंग की एमसीबी होती है? और ये क्वेश्चन तो हर किसी को पूछ सकते हैं, क्योंकि ये आपके कोई ऐसे बड़े क्वेश्चन नहीं है। मैं सारे एग्जाम्पल लिख दूंगा क्योंकि एग्जाम्पल ही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ? क्या हुआ? रुको, क्या हुआ बता। हाँ ब्लैक टी शर्ट, कितना बड़ा शरीर लेकर देख तो शर्म आती है थोड़ी बहुत अपने ऊपर। कोई बेचारे पास में छोटा बच्चा रहे उसको समझाए तो कुछ, हाँ समझे, इतना बड़ा लेकर और पास में खुद कर रहा है सबसे ज्यादा आवाज, क्या समझाएगा खुद को? कि जगह नहीं छोड़ी तो जगह नहीं छोड़ी, छोड़ दो, या याद है तो लिखो मत, क्योंकि रजिस्ट्री लोड वहां पहले लिखा रखा है और आवाज कर रहा है जोर जोर से ऊपर। हीटर, और क्या होता है? गीजर। गीजर सबने देख रखा, पानी क्या करता है? गर्म करता है। याद कैसे रखोगे? जो हीटिंग उत्पन्न करते हैं, आपको पता गीजर नहीं करता है क्या पानी कितना? और बताओ विद्युत प्रेस, समझ जाओगे आप नहीं समझोगे? तो एग्जाम ऐसे पूछेंगे अपने को, विद्युत प्रेस गीजर हीटर के लिए किस कलर की एमसीबी का प्रयोग करते हैं? कौन सी सीरीज होती है? एल सीरीज।
फिर भी अगर कंफ्यूज होते हैं तो सीरीज इन दोनों की आती है, यहां पर देखो और यहां पर देखो, जस्ट उल्टा होता है। ये याद रखने का तरीका होता है। अब बात करते हैं यहां पर इंडक्टिव लोड। अब जगह छोड़ देना पहले, इसमें क्या क्या होगा अपना, मोटर, एसी, फ्रिज, हेलोजन लैंप, एसी, फ्रिज, हेलोजन लैंप। ये हेलोजन लैंप वाला पिछली बार पूछा गया था। और यहां पर कह सकते हैं जनरल लाइट। ये क्वेश्चन क्योंकि पिछली बार पूछा गया था, जनरल लाइट। ये सारे के सारे उदाहरण भी लिखा दिए, इससे ज्यादा एग्जाम्पल है ही नहीं कोई। नेक्स्ट बात करते हैं अपन तीसरा, और कौन से कलर की होती है, लाल रंग की। वास्तव में ये लाल रंग का होता है, ये एमसीबी होती नहीं, इसका नाम होता है आइसोलेटर। ये लिख दिया अपने। ये जो होता है, इसको सीरीज कहो कुछ भी कहो, ये होता क्या है, आइसोलेटर ही होता है। वहां पर उपयोग में भी क्या लिखेंगे, एज ए आइसोलेटर, और आइसोलेटर को अपन अलग से पढ़ेंगे। अगली अपनी डिवाइस भी यही है, इसी का यहां पे कुछ भी नहीं लिखाऊंगा। आइसोलेटर देख रखा है सबने, इसके बारे में आगे नोट में पॉइंट लिखा दूंगा पूरा, यहां पे इस टेबल में नहीं लिखाऊंगा क्योंकि फालतू कचरा हो जाएगा अपना। आपको पूछे आइसोलेटर के नॉब का रंग कैसा होता है, लाल रंग। सामान्यतः जो आइसोलेटर होते हैं वो हमेशा मैनुअली ऑपरेट होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों, आइसोलेटर मैनुअली ऑपरेट होते हैं, ऐसा क्यों। मैनुअली का मतलब समझते हो, अपन खुद स्टार्ट और ऑफ करते हैं, वो कभी भी अपने आप ट्रिप नहीं होते। उसमें रेटिंग होती ही नहीं है, तो फिर कहां से ट्रिप होंगी। वो तो केवल आप तोड़ोगे तो टूट जाएगा, नहीं तोड़ोगे तो नहीं टूटेगा। क्यों नहीं होता, क्योंकि रेटिंग होती नहीं। जब रेटिंग नहीं होती तो उपकरण काम नहीं करेंगे। है? जल तो अपन भी जाएंगे जहां पास में जाएंगे। लाइट क्या होती है, जब तक पास नहीं जाओगे तो कुछ नहीं करेगी, पास जाओगे तो किसी का मान नहीं रखेगी। तभी तो बिजली से पहले जितनी सुरक्षा रखोगे उतनी आग से तो सब जलेंगे। सही बात है ना, समझ गए। तो आइसोलेटर का रंग कैसा होता है, लाल रंग। बाकी इसको मैं नोट में आगे लिखाऊंगा क्योंकि ये भी अपने आप में एक सुरक्षा युक्ति अलग से मानी जाती है। और एक होती है क्या, ब्लैक। और इसका उपयोग करते हैं अपन कहां पर, डीसी में। तो डीसी में जो एमसीबी प्रयोग में ली जाती है उसके नॉब का रंग कैसा होता है, ब्लैक। नोट कर लो इसको। सर आइसोलेटर सुरक्षा युक्ति नहीं है, है ना, आइसोलेटर सुरक्षा युक्ति होती है। आपने देखा हो तो अपने इसका उपयोग उत्पादन के अंदर है, या जीएसएस या फिर घरों में भी करते हैं। जीएसएस पर तो आपने एक बार रुको, आप ये देखो, ये इस प्रकार से देखा कभी आपने, लगाया नहीं इसने, नोट कर दे, लगाया नहीं तो क्या करें, शांत हो जाओ, नोट करो जल्दी से। ये तो मैंने याद रखने का तरीका हटा दो, जो नई बात होती वो अपन पकड़ते हैं। क्या क्रॉस क्यों लगाया, आप हटा दो, ठीक को नहीं लगाया मैंने क्यों लगाया, याद है आपको, याद रखने के लिए। मैंने क्या बोला, कंफ्यूज हो जाओ ना तो यहां पर जी आता है, जी के साथ जी सीरीज नहीं लेनी है, इसका याद रखने के तरीका बताया था। क्या हुआ, हो गया। वापस देखो, नॉब के रंग के आधार पर 4 प्रकार की, हरा हो सकता है, नीला हो सकता है। नीला तो आप देख लो यहां पर, जहां पर भी एसी है सामान्यतः नीले रंग की एमसीबी होती है उसके साथ में, ठीक है। ब्लैक डीसी में और लाल रंग होता है आइसोलेटर में। नोट करो इसको जल्दी से। हो गया। नेक्स्ट, क्या आपको नॉब की संख्या के आधार पर लिखाऊं या नहीं लिखाऊं, कोई एग्जाम में नहीं पूछता है। एक नॉब सिंगल फेज में, 2 नॉब सिंगल फेज विथ अर्थ, 3 नॉब 3 फेज में, डबल फेज होता ही नहीं है, 3 फेज में, और 4 नॉब 3 फेज विथ अर्थ।
आप लिख दो भले नोट के साथ। दूसरा वर्गीकरण लिख दो, कोई बात नहीं, नहीं तो अपने क्या होगा, यही होगा कि हमारे को लिखाया नहीं है। तो दूसरा लिखूंगा मैं नॉब की संख्या के आधार पर, नॉब की संख्या के आधार पर केवल पेज भरे हो, बाकी कोई मतलब की नहीं है। लिख दो तो भी जरूरी इसी का है। मान लो कोई जनरल पूछ ले तो अपने को ध्यान होना जरूरी है कि इसमें दो नॉब का मतलब क्या होता है, एक नॉब का मतलब क्या होता है। लिखें, आ जाओ यहां पर। एक नॉब, दो नॉब हो सकती है, तीन नॉब हो सकती है, और अधिकतम 4 नॉब हो सकती है। केवल फेज में सुरक्षा प्रदान करती है, केवल सिंगल फेज में सुरक्षा प्रदान करती है। दो नॉब सिंगल फेज के साथ अर्थ में सुरक्षा प्रदान करती है। तीसरा, थ्री फेज में सुरक्षा प्रदान करती है। और लास्ट है 4 नॉब थ्री फेज के साथ अर्थ में सुरक्षा प्रदान करती है। ये लिख दो है न्यूट्रल। हाँ वो फेज और न्यूट्रल होता है, दो फेज का मतलब सर दो फेज भी होता है जिसका उपयोग विद्युत, अरे वो डायरेक्ट कोई नहीं होता, वो अपन केवल प्रदान करते हैं, समझे ना। वो अपन कहते हैं ना कि और जैसे टीटी कनेक्शन होता है ना, ट्रांसफार्मर पढ़ोगे तो वहां पर, तो वहां से अपन बनाते हैं दो फेज, वैसे कोई डायरेक्ट कोई फेज नहीं होता है कि अपन थ्री फेज को टू फेज में बदलने के लिए स्कॉट कनेक्शन या टीटी कनेक्शन का उपयोग करते हैं। क्या डायरेक्ट कोई दो फेज होता है? नहीं होता है। वैसे तो कहें तो सिंगल फेज कोई होता ही नहीं है, मोटरें होती है जो भी होती है सिंगल फेज, सबके सब दो फेज ही होती है। क्योंकि यहां पर क्या करते हैं दो वाइंडिंग, क्योंकि सिंगल फेज कोई सेल्फ स्टार्ट हो ही नहीं पाता है। सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हर मोटर में अपन दो फेज पर बनाकर स्टार्ट करते हैं, लेकिन सप्लाई तो पीछे से सिंगल फेज ही आ रही है ना, इस कारण वहां से बात होती है। अब एक नोट लिखना है, ये नोट वापस इंपॉर्टेंट है। यहां पर अपन लिखेंगे कुल फुल फॉर्म, और कहीं पर अगर कोई इसका मुख्य बिंदु है तो उसके बारे में अपन लिखेंगे। हो गए सबके? ये लिखा तो लिखो, नहीं तो ये कोई जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट है, इसको वापस लिखो। यहां पर मैं लिखूंगा, यहां से अपन के एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, और हर एग्जाम में देखो आपको फुल फॉर्म पूछते हैं, आपने देखा हो तो कम से कम एक आती है, और जनरली आती भी यहीं से। एक वर्ड होता है अपना एमसीबी, एमसीसीबी, आरसी, ईएलसीबी, वीसीबी और एबीसीबी, ये मेनली इसके फुल फॉर्म होती है। अब अपन एक एक करके लिखते हैं। पहले एक तो लिख दिया अपन ने, वापस लिखने की जरूरत नहीं है। एमसीसीबी का पूरा नाम क्या होता है?
मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर होता है, करंट मत कर देना, वहां पर यही इतना ही अंतर मिलेगा आपको, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। अब कोई बता सकता है आप में से एमसीबी और एमसीसीबी में अंतर क्या होता है? तो देखो, मैं सबसे बड़ा अंतर यही होता है रेटिंग का। एमसीबी होती है वो तो सामान्यतः 60 एम्पियर, ये ज्यादा रेटिंग की होती है। और क्या अंतर होता है? एमसीबी होती है वो क्या होती है? ऑटोमेटिक नहीं होती है, अर्थात एडजस्टेबल नहीं होती है। एमसीसीबी क्या होती है? एडजस्टेबल होती है, उसको कम ज्यादा अपन कर सकते हैं। और इसकी जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है वो भी एमसीसीबी की क्या होती है? एमसीबी से ज्यादा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में तो आते नहीं है। आओ यहां पर अगला क्या है? आरसीसीबी, जिसको अपन कहते हैं रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। अब आप बताओ पहले मेरे को, रेजिडुअल करंट का मतलब क्या होता है? क्योंकि अगर ये वर्ड पता है तो आप अपने आप बता दो कि इसका प्रयोग कहां पर करते हैं। लीकेज धारा, मतलब वह धारा जो अपने पथ से भटक जाती है, वो क्या कहलाती है? अपनी लीकेज धारा। आपके तो क्या मतलब है? मतलब ये होता है, कभी कभार आपने देखा हो तो अपन क्या करते हैं, घरों के या दरवाजे के हाथ लगाते तो वहां पर अपने को करंट लगता है। तो वो क्यों? क्योंकि हो सकता है वहां से किसी वायर का इंसुलेशन हट गया है और वो वायर अब डायरेक्ट दीवार के संपर्क में आ गया है। अब अगर दीवार में कोई नमी है तो आपको क्या लगेगा? तो वो कहां भटक रही है? अपने मूल रास्ता उसको कहां जाना था? वायर में, लेकिन वो वायर पे न जाकर कहां पे जा रही है? तो ऐसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपन क्या करते हैं? अर्थ। क्या करते हैं अपन? अर्थ करते हैं। तो इसका उपयोग हमेशा कहां पर करते हैं अपन? अर्थिंग में, अर्थ वायर में। इन दोनों का उपयोग अपन कहां पर करते हैं? तो रेजिडुअल करंट का मतलब होता है अवशिष्ट धारा, और उसी प्रकार इसका मतलब होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज, अब सीबी लिख दूं डायरेक्ट, सर्किट ब्रेकर, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इन दोनों का उपयोग किसी ने इंस्ट्रक्टर का इस बार एग्जाम दिया है, ये क्वेश्चन लगभग तीनों आया है, सोलर में भी पूछा गया था, वायरमैन में भी और इलेक्ट्रिशियन में भी। इन दोनों का उपयोग लीकेज धारा, अब लीकेज धारा आपको मैंने लिखा दी है, हिंदी में क्या कहते हैं? लीकेज करंट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, लीकेज करंट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। वीसीबी का तो सब वहां से अपन आगे पढ़ेंगे, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वैसे इसको अपन पूरा पढ़ेंगे अभी तक, क्योंकि सर्किट ब्रेकर अपने पढ़ा भी नहीं है, लेकिन ये फुल फॉर्म लिख दिया है, फुल फॉर्म एक साथ लिख दिया मैंने। एबीसीबी का एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, इनको अपन पूरा पढ़ेंगे। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, नोट कर लो इतना, ये वापस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर कोई पूछ रहा है, एक अर्थ और न्यूट्रल में कोई अंतर होता है या नहीं होता है? आप ही बताओ, अर्थ और न्यूट्रल होता क्या है? न्यूट्रल आपको पता है हमेशा स्टार में होता है, और न्यूट्रल को अगर ग्राउंड से जोड़ दे तो उसी को अर्थ कहते हैं। अर्थ का मतलब होता है उस न्यूट्रल को अगर अर्थ में जोड़ दिया, तभी तो कहते हैं अर्थिंग दो प्रकार की होती है, सिस्टम अर्थिंग और इक्विपमेंट अर्थिंग। तो इक्विपमेंट अर्थिंग होती है तो वो तो सीधी अर्थिंग होती है, और न्यूट्रल को जब अपन अर्थ ले जाते तो न्यूट्रल वो होता है अपना जो स्टार से निकलता है, उसे अपन न्यूट्रल कहते हैं। समझ गए? वो तो वो अपन पूरा पढ़ेंगे। वीसीबी सर्किट ब्रेकर होता है। सर्किट ब्रेकर कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के, वहां पर बताऊंगा, ठीक है ना। सर्किट ब्रेकर में आपने पढ़ा हो तो सबसे पहला वीसीबी, एसीबी, एबीसीबी, SF6 और ऑयल सर्किट ब्रेकर, तो वहां पर पढ़ेंगे अपन। यहां पर एक बार फुल फॉर्म आप लिख दो, क्योंकि वीसीबी इंपॉर्टेंट है, कहां पर काम में लेते हैं, कैसे ऑपरेट होता है, ये सब पढ़ेंगे अपन। हो गया? नोट करो जल्दी से। आरसीसीबी और ईएलसीबी में कोई अंतर नहीं होता है,
हाँ, इसका जनरली अपन कैसे कह सकते हैं, जैसे अपन कहते हैं ना, एक होता है स्प्लिट फेज मोटर और एक होती है कैपेसिटर मोटर, क्या होता है उसका थोड़ा इंप्रूव रूप। तो इसका जो इंप्रूव रूप होता है वो अगला है। लेकिन एग्जाम में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, पहले वाला भी पूछ सकते हैं और नया भी पूछ सकते हैं। फ्यूज और एमसीबी में क्या अंतर है? यही अंतर है कि फ्यूज का थोड़ा इंप्रूव रूप, क्योंकि फ्यूज से ज्यादा सुरक्षा प्रदान नहीं करता था तो अपन एमसीबी लेकर आ गए, तो वही है इसमें भी अंतर। सर आरसीसीबी और ईएलसीबी दोनों आ जाए पेपर में तो कौन सा करेंगे? अपने जैसा पेपर बनाने वाला नहीं बैठा है, ठीक है ना। जो एक ऑप्शन कैसे देगा वो कि ये आ जाए तो अरे दोनों एक ही है तो दोनों कैसे देगा? हाँ, अपने जैसा कोई बनने बैठ जाए तो एक अलग बात है। आज तक पेपर, तभी तो कहता हूं पेपर उठाकर देखो, वो तो अपन करते नहीं है। अपन पेपर बनाने की कोशिश करते हैं सीधा, और वो अपने को नॉलेज है नहीं कुछ। जब दोनों एक ही बात है तो क्यों क्यों पूछेंगे? वो जाएगा तो फिर किस में जाएगा? बोनस में जाएगा, क्योंकि दोनों का उपयोग किसके लिए करते हैं? लीकेज करंट के लिए। समझ गए ना? हाँ, जैसे ही एसआरसी फ्यूज और किटकैट में क्या अंतर होता है? तो वो लो वोल्टेज के लिए, वो हाई वोल्टेज के लिए। बट अर्थ में तो कोई होता ही नहीं है। अर्थ का पोटेंशियल कितना आता है? अर्थ का विभव, अर्थ का प्रतिरोध, तो फिर अर्थ का विभव हमेशा जीरो होता है, तो विभव की बात ही नहीं होगी। और अर्थ का प्रतिरोध जितना कम हो उतना संभव। नेक्स्ट, अब एक नोट लिखो, आइसोलेटर। आइसोलेटर एक अपना रहा ना पीछे, तो यहां पर बात करते हैं अपन आइसोलेटर। ये भी अपनी एक सुरक्षा युक्ति ही होती है, आइसोलेटर। इसके बारे में 2-3 पॉइंट है। अब देखो, एक फैक्ट सबका अलग अलग लिखा है, क्या क्या? सबसे सस्ती फ्यूज, कोई भी भाग मरम्मत योग्य नहीं, एमसीबी। बात करते हैं इसका क्या है, इसके ऊपर कोई रेटिंग नहीं होती है। तो क्या लिखेंगे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट? इसमें रेटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। तो कौन सी सुरक्षा युक्ति जिसमें रेटिंग की आवश्यकता नहीं होती है? आइसोलेटर। आइसोलेटर के ऊपर कभी भी रेटिंग नहीं होती है। तो पहला पॉइंट, इसमें रेटिंग नहीं होती है, है? ओके, बड़ा लिख दो, कोई बात नहीं। इसमें रेटिंग नहीं होती है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ सका। बाकी जो भी सुरक्षा युक्ति होगी सबके ऊपर रेटिंग होती है, इसमें रेटिंग नहीं होती है। पहला पॉइंट करो। अब हाँ, जब बस इतना ही रह गया, इसमें रेटिंग की आवश्यकता नहीं होती, ये एग्जाम का पॉइंट है। दूसरा, यह एक कैसी होती है? मैनुअली ऑपरेट, अर्थात मानव के द्वारा ऑपरेट होती है। तो दूसरा पॉइंट, कोई बात, अपने यहां से दिख रहा है ना अपना को, यह मानव के द्वारा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह ऑटोमेटिक नहीं होती है। एमसीबी अपने आप ट्रिप हो जाती है, फ्यूज अपने आप टूट जाता है, लेकिन यह बिल्कुल ही अपने आप ऑटोमेटिक कार्य नहीं करेगी, यह मानव के द्वारा ऑपरेट होती है। अपन इसको यह भी कह सकते हैं, यह तो अपना एक बैकअप सुरक्षा युक्ति है। सही बात है या नहीं? बैकअप क्यों कहा? क्योंकि मुख्य अपना एमसीबी होगी, लेकिन एमसीबी के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता है। लाइट कट गई, कोई बात नहीं। तो लिखो, दूसरा पॉइंट क्या लिखा? यह मानव के द्वारा ऑपरेट होती है, ऑटोमेटिक नहीं होती है। तीसरा पॉइंट लिखो, यह कब ऑपरेट होती है? नो लोड पर। अर्थात अपन क्या करते हैं, जब घर में काम करते हैं तो एमसीबी को ट्रिप करने के साथ इसको भी ट्रिप कर लेते हैं।
तो यह नो लोड, जिसे अपन कहते हैं निर्भार, निर्भार पर कार्य करती है। अब बताओ नो लोड पर कौन सी धारा बहती है, तो ये किससे सुरक्षा प्रदान करती है? ये 4 पॉइंट है, इसके ध्यान रख लें। नो लोड पर किसके कारण धारा बह सकती है? कैपेसिटर के कारण, क्योंकि कैपेसिटर क्या करते हैं? आवेश को स्टोर कर सकते हैं। बाकी इंडक्टर कभी करता नहीं है, प्रतिरोध कभी करता नहीं है, करता कौन है? और कैपेसिटर में जो धारा बहती है वो कौन सी धारा होती है? कैपेसिटर कौन सी ऊर्जा को स्टोर करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। कहां पर करता है? परावैद्युतांक में। किस रूप में? आवेश। तो आवेश की बात हो, आवेश से ही वर्ड बना है आवेशित धारा। यह आवेशित धारा से सुरक्षा प्रदान करती है, से सुरक्षा प्रदान। ये 4 पॉइंट लिख दो इसके। ये अपने सिंपल पॉइंट किसके लिखे हैं? आइसोलेट। अब एक बार जल्दी से रिपीट करो, फिर अपन वापस रिपीट करते हैं। रेटिंग क्या होती है? कितना बंदा पढ़ने वाला है? ये बंदा कौन है? रेटिंग क्या होती है? क्षमता। अब पूछेगा क्षमता क्या होती है? तू कितना भार उठा सकता है वो तेरी रेटिंग है बस। हर उपकरण के ऊपर जब भी अपन, ये बंदा भी देखो इलेक्ट्रीशियन की हुई है, क्योंकि जब भी अपन उपकरण लेते जाते हैं, जैसे आप ट्यूबलाइट लेने गई तो वहां पर जाकर क्या बोलते हो? ट्यूबलाइट दे दो, तो दे देगा क्या? नहीं। आपको क्या वो कितने वाट की, तो वाट क्या है? उसकी रेटिंग है। ट्यूबलाइट जैसे 20 वाट की होती है, 40 वाट की होती है, 36 वाट की होती है, तो आपको किसकी जरूरत है? तो ये कहलाती है उस उपकरण की रेटिंग। हो गया। अब एक बार वापस देखो, फ्यूज अपन का हो गया था, अपन बात करें एमसीबी। तो मैंने बोला एमसीबी का पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसके बाद एमसीबी में लिखा था एमसीबी का कोई भी भाग मरम्मत योग्य नहीं होता है, एमसीबी हमेशा फेज वायर में होती है और एमसीबी की रेटिंग एम्पियर में होती है। हो गया इतना। अब इसके बाद अपन ने पढ़ा था एमसीबी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से सुरक्षा प्रदान करती है। ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाई मेटेलिक स्ट्रिप होती है और शॉर्ट सर्किट से मैग्नेटिक कोयल होती है। इंपॉर्टेंट था इसमें एमसीबी का रंग के आधार पर वर्गीकरण। नीली नॉब होती है तो वो होती है जी सीरीज, और उसका उपयोग करते हैं अपन इंडक्टिव लोड के लिए। इंडक्टिव का मतलब होता है मोटर, एसी, फ्रीज। और दूसरी होती है अपनी ब्लू नॉब, ग्रीन, जिसे अपन कहते हैं एल सीरीज, और उसका उपयोग करते हैं अपन रजिस्टिव लोड के लिए। डीसी में ब्लैक नॉब और आइसोलेटर में लाल नॉब। हो गया। इसके बाद अपन ने पढ़ा था कुछ फुल फॉर्म में, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीसीबी मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। यहां पर गलती यही करोगे, करंट करके बैठ जाओगे। आरसीसीबी रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, और ये दोनों होती है लीकेज धारा से सुरक्षा प्रदान करती है। वीसीबी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, एबीसीबी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, जिसको अपन बाद में पढ़ते रहेंगे। अब यहां पर एक वर्ड आया है अपने सामने, आइसोलेटर। मानव के द्वारा ऑपरेट होता है क्योंकि इसके ऊपर रेटिंग नहीं होती है। नो लोड पर ऑपरेट होता है, तो नो लोड पर कौन सी धारा होती है? आवेशित धारा। तो आवेशित धारा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी सुरक्षा युक्ति काम में लेते हैं? आइसोलेटर। ठीक है। और इसके आगे कल अपन पढ़ेंगे क्या? सर्किट ब्रेकर और रिले। तो इसको नोट कर लो, आगे अपन कल बात करेंगे। सर आपके जैसा याद करने में कितना टाइम लगता है वो देख लो। पढ़ा जूता परीक्षा में लिख दे।